नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। दो टूक की शुरुआत करते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी के सबसे भरोसेमंद और हाई स्ट्राइक रेट वाले स्टार प्रचारकों में एक बन गए हैं। देश में कहीं भी चुनाव हो, बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारक योगी ही होते हैं। बंगाल चुनाव में भी योगी की डिमांड सबसे ज्यादा है। वजह है यूपी के विकास का मॉडल। यूपी में गुंडे माफिया के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन जग जाहिर है। कानून व्यवस्था बेहतर हुई तो अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ी। बंगाल की चुनावी रैलियों में उनके बुलडोजर मॉडल की जमकर तारीफ हो रही है। बीजेपी इसे यूपी में विकास और कानून व्यवस्था के मॉडल से जोड़कर देख रही है, तो वहीं एसपी और कांग्रेस ने योगी मॉडल पर सवाल उठाए हैं। सवाल कि क्या बिहार के बाद बंगाल चुनाव के परिणामों में भी ब्रांड योगी का डंका बजेगा? दो टूक में करेंगे चर्चा। पहले सुनते हैं बयान। सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं इस देश के, और मुझे लगता है कि जो उनका मॉडल है उत्तर प्रदेश में, जिसमें अपराध और माफिया को उन्होंने किनारे कर दिया, अर्थव्यवस्था का पटरी पे इतनी तेज दौड़ा दिया, और मुझे लगता है बंगाल में जो ये चल रहा है कटमनी माफिया और अल्पसंख्यक संतुष्टिवाद, घुसपैठियों का, तो बंगाल की जनता मानती है कि हमें ऐसा शासन चाहिए जैसा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का। देश में कहीं भी चुनाव होते हैं, योगी आदित्यनाथ जी को स्टार प्रचारक के रूप में बीजेपी इस्तेमाल करती है। उसका कारण ये हो सकता है क्योंकि उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी से संबंध ले रहा है। आज उत्तर प्रदेश में चाहे कोई भी संस्था हो, कोई भी विभाग हो, कोई मंत्रालय हो, ऐसा कोई मंत्रालय नहीं जिस पर भ्रष्टाचार न कारित हो रहा हो। और दिल्ली का केंद्रीय नेतृत्व और संगठन बखूबी इस बात को समझ रहा है कि योगी आदित्यनाथ का इस्तेमाल केवल और केवल हिंदू मुसलमान की दूरी पर ही किया जा सकता है, क्योंकि उनके बयान ज़्यादातर हिंदू मुसलमान की दूरी पर टिके हुए हैं। योगी आदित्यनाथ जी सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान कराने के लिए पश्चिम बंगाल गए हैं। उनके एजेंडे में हमेशा ही ध्रुवीकरण की सियासत रहती है, हिंदू मुसलमान रहता है, पोलराइजेशन रहता है। प्रदेश की जनता, देश की जनता उनका असली चेहरा जान गई है। निश्चित तौर पे पश्चिम बंगाल के लोग उनको जवाब जरूर देंगे, और 4 मई के जो परिणाम आएंगे वो सभी लोग देखेंगे। और ऐसे में बड़े सवाल, बिहार के बाद बंगाल ब्रांड योगी का दिखेगा कमाल। चुनावी रण में योगी की हुंकार, विपक्ष पर तीखा प्रहार। हिट है बुलडोजर एक्शन, योगी मॉडल से विपक्ष में टेंशन। चुनाव में शानदार स्ट्राइक रेट, योगी युवाओं के फेवरेट। बिहार में बदला समीकरण, अब पश्चिम बंगाल का रंग। इन सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, परिचय करा दे। सबसे पहले पढ़ना दीक्षित जी, प्रवक्ता बीजेपी, मनोज राय धूपचंडी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, रोहन सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। मनोज राय जी, कहा जा रहा है कि योगी मॉडल हिट और चुनाव प्रचार जहां जहां किया, यूपी में तो देख ही रहे हैं कि जिस तरीके से 22 का भी चुनाव जीता, 17 से 22 तक सीएम रहे और लोगों ने डिमांड की, फिर वो मुख्यमंत्री बने। हाल में आपने देखा बिहार में, इसके अलावा जहां जहां हो, चाहे वो साउथ के राज्य हों, चाहे वो नॉर्थ के राज्य हों, बहुत डिमांड होती है और कहते हैं योगी मॉडल हिट है। लोग चाहते हैं कि उनके जैसे उनके यहां भी मुख्यमंत्री हों। आवाज नहीं आ रही, आवाज चली गई। आवाज आ रही है मनोज जी? हाँ, अभी आई आवाज, आपकी आवाज। कह रहे हैं स्ट्राइक रेट भी बढ़िया है, जहां भी जाते हैं स्टार प्रचारकों में ज्यादातर सीट जितवा के लाते हैं, और सब चाहते हैं कि हमारा भी मुख्यमंत्री, कोई भी राज्य हो, हमारा भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह हो। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो बीता हुआ लोकसभा चुनाव हुआ, वहां जो हाल हुआ बीजेपी का, इसका श्रेय पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ जी को दिया जा रहा है। इसकी चर्चा करिए, घर में वो कितने मजबूत हैं ये पता तभी चलेगा जब वो घर में अच्छी स्थिति करेंगे। दूसरी बात, जो माफियाओं की बात होती है, आज ही गाजीपुर के करंडा थाना के कटरिया गांव में एक विश्वकर्मा परिवार की लड़की मर गई थी, उसकी हत्या हो गई थी, किसी कारण से नदी किनारे लाश मिली थी। आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल गया तो दबंगों ने, सत्ता संरक्षित दबंगों ने पत्थर से मार करके पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा का सर फोड़ दिया। पुलिस, हमारे पास जो खबर आई उसके हिसाब से तो ग्रामीणों ने किया है, उत्तर प्रदेश के, और उसमें केवल आपके डेलीगेशन के लोग नहीं, पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं। हमें तो ग्रामीण बताया गया है, हम तो खबर चलाए ग्रामीणों ने। ग्रामीण कैसे? ग्रामीण को कौन? आप, हमारे पास वीडियो है जिसमें आप स्पष्ट देख सकते हैं कि कौन उनको चढ़ा रहा है।
और जब सत्ता संरक्षित सारे माफिया सत्ताधारी दल में आ जाएं, तो फिर कहां से माफिया दिखाई देंगे? आप बताएं, मैं एक एक जिले का नाम और एक एक माफिया का नाम बता सकता हूं। अपने ही जिले का बता भारतीय दीजिए। जनता पार्टी के मेंबर हैं अभी। अपने ही जिले का बता दीजिए। अरे हमारे जिले में कौन नहीं है? हमारे जिले में ब्रजेश सिंह जी हैं, उनकी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह जी एमएलसी हैं। अच्छा, उनके भतीजे सुशील सिंह बगल के जिले से एमएलए हैं। हमारे यहाँ के चोलापुर के निवासी विनीत सिंह जी एमएलसी हैं और 2-2 जिला पंचायत अध्यक्ष वो बनवा के रखे हैं। अच्छा, और मुख्तार कौन सा चुनाव लड़ा था ये वहां? तो सब लोग जानते हैं। मुख्तार अंसारी क्या थे? मुख्तार बनारस में कोई चुनाव नहीं लड़ चुके मुख्तार हैं। अंसारी एमएलए थे, मऊ से होते थे। बनारस से एमएलए नहीं होते थे मुख्तार नहीं, अंसारी। चुनाव तो लड़ा था ना, कि नहीं लड़े थे? अरे भाई, चुनाव तो कोई भी कहीं से लड़ सकता है। नहीं, चुनाव लड़ने की क्या बात? नहीं, मैं पूछ रहा हूं मुख्तार कौन थे वो। लेकिन जो आप माफिया की नहीं, बात मैं बात में वो तो बीजेपी वाले करते हैं। मैं मनोज जी वो बीजेपी वाले करते, मैं नहीं कर रहा हूं। मैं तो बस पूछ रहा हूं, नाम एक एक पूछ रहा हूं, वो बताते चलिए। मुख्तार कौन थे? हाँ पूछिए, मैं बताऊंगा। एक एक नाम आप पूछिए। मुख्तार पूर्व विधायक थे, बड़गल के जिले से, बनारस के नहीं थे। मैं कहा कह रहा हूं बनारस के थे। तो आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूं। मैं तो बनारस का ही आपको बता रहा हूं। नहीं तो आपने जो एक नाम लिया वो भी वहां के नहीं है, मिर्जापुर के हैं। जहां से प्रधानमंत्री जी चुने जाते हैं। अरे हमने आप ध्यान से सुने नहीं। मैंने कहा कि हमारे जिले के चोलापुर निवासी। तो आज जब आप लोगों की सरकार थी, बनारस के हैं। हाँ, जब आप लोगों की सरकार थी तो वो क्या टॉप 10 में आते थे क्या माफिया में? देखिए, हमारी सरकार थी, टॉप 10 में आते थे, एमएलसी थे, नहीं थे, ये सारी चीजें सब सामने हैं। अभी जो आपने बात की शुरुआत की कि माफिया है नहीं, मैं पूछ रहा हूं मैं ना, बता रहा हूं ना कि माफिया कहां। अच्छा, आपके सरकार में थे कि नहीं थे, मैं ये जानना चाहता हूं। 12 से 17 में थे कि नहीं थे, ये जानना चाहता हूं। तो हम क्या करें? हम गोली मरवा दें? मैं कहां कुछ कह रहा हूं, मैं तो पूछ रहा हूं थे कि नहीं थे। आप क्या चाहते हैं कि कानून का पालन न करके उनका घर हम बुलडोजर से गिरवा दें? मैं तो आपसे एक सीधा सा कानून का पालन न करें। मैं आपसे एक सीधा सा सवाल किया, थे कि नहीं थे? आप हाँ ना में जवाब देके आगे निकल जाते। हाँ, अरे मैं तो आपको बता रहा हूं, थे तभी तो आज तक हैं। थे तो फिर आप लोगों ने कुछ नहीं किया क्या? हमने मुकदमा किया, हमने जेल भेजा, बस। मैं कोई बुलडोजर से हम घर नहीं गिरा सकते किसी का। कानून तोड़ करके कोई काम समाजवादी पार्टी की सरकार में नहीं अच्छी होता बात है। नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। अच्छी बात है। रोहन सिंह जी, क्या कुछ कहना है? अब सब जहां जा रहे हैं वहीं भीड़ पहुंच जा रही है। देखिए, यूपी छोड़ देते हैं, यूपी को, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, साउथ के राज्यों में चले जाइए, वहां हो, असम में चले जाइए, वहां हो। नहीं, मैं पूछ रहा हूं। अब देखिए बंगाल की बारी है। हाँ सर। अरे सुनिए ना, आपका सवाल हम पूरा कर दे रहे। योगी जी की लहर है तमिलनाडु से लेके बंगाल तक और असम से लेके गुजरात तक। हम तो कह ही रहे हैं, वो तो भारतीय जनता पार्टी और उसके लोग हैं जो नहीं मानते कि योगी जी की लहर है। दूसरी चीज है यार, आप एक बात समझिए, कितनी गंभीरता की ये बात, दुख के साथ भी और हंस के कहना पड़ा। ये कुछ से क्रूर क्या हो सकती है बात कि उत्तर प्रदेश में 9 साल हो गए योगी गवर्नमेंट को। योगी गवर्नमेंट ने बुलडोजर चलाए हैं, बहुत सारे इनकाउंटर्स हुए, कस्टोडियल डेथ्स हुई हैं, गैंगरेप्स हुए, बहुत सारे गैंगस्टर्स मारे भी गए हैं, बहुत सारे लोगों ने सरेंडर भी किया। हॉट एंड हैपनिंग पूरा लॉ एंड ऑर्डर के 10 साल गुजर गए, 9 साल। आपको पता है, आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश अगर देश होता तो दुनिया का 5वां बड़ा देश होता। लेकिन उसको चलाने के लिए लखनऊ से जब बैठ के देख के चला रहे होते हैं, वो बुंदेलखंड और वो पूरी पश्चिम की बेल्ट, ये पूरी पूर्वांचल में क्या सिचुएशन है, ये किसी से छुपी नहीं है। प्रदेश में संभल का दंगा देखा, हाथरस में गैंगरेप पीड़ित का
देखा। एनसीआरबी के आंकड़े 2023 में उत्तर प्रदेश 63,000 मामलों के साथ नंबर 1 प्रथम स्थान प्राप्त करता है। गंभीर अपराधों के मामलों में, रेप में महिलाओं के में प्रथम स्थान प्राप्त करता है। ये कहा जा सकता है, तर्क दिया जा सकता है कि आबादी बहुत बड़ी है, 20 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है प्रदेश की, बहुत बड़ा जनसंख्या, बहुत बड़ा समूह, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तर्क ब्यूरोक्रेट्स दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी एक नैतिक बल होता है शासन करने का। वो नैतिक बल ये कहता है कि अगर हम किसी चीज़ के लिए कुर्सी पे बैठे हैं तो उससे जो भी अगर कोई जिम्मेदारी है तो अगर हम उसको स्वीकार करना होगा। कुछ अगर गलत हुआ है तो भी एक्सेप्ट करना होता है। इस गवर्नमेंट ने तो एक्सेप्ट करना शुरू नहीं किया। एक उसने अपना खुद का एक सिस्टम तैयार कर दिया न्याय देने का। बुलडोजर उसी का हिस्सा है। पुलिस एनकाउंटर से पूरे लगातार लखनऊ बेंच ने अभी 2025 में कह दिया कि कस्टोडियल डेथ में 10 लाख का आपको हर बार कंपनसेशन देना पड़ेगा। अभी धीरे धीरे ये आपको मैं बताऊं तो ये ट्रांजिशन पीरियड है। कहना क्या चाहते हैं समय काल, रोहन सिंह, दूसरा समय काल शुरू होने वाला है। कहना बस इतना सा चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो पिछले 10 सालों से उत्तर प्रदेश में चल रही थी, उसका एक उद्देश्य था काम करने का। जनता को उसने दिखा दिया वो किस काबिल है, और जनता ने तय कर चुकी है कि इस बार उनको सत्ता से हटाना ही हटाना है। पिछले 10 सालों में सरकार विफल रही है। और क्या कहना चाहते हैं, इससे स्पष्ट बात ही कुछ नहीं हो सकती। क्योंकि कानून की मुद्दा तो ये गंभीर बातें हैं, इसको मंच के पर कहने से किसी दूसरे राज्य को आप टेरर हब बोल रहे हैं। बंगाल में टेरर हब बोला माननीय मुख्यमंत्री जी ने, ये बात आपत्तिजनक है ना, बिल्कुल आपत्तिजनक है। क्योंकि अभी वो हमारे गृह मंत्री, जो केंद्र के गृह मंत्री, उनके अंतर्गत ही तो आता है बंगाल। नहीं, खड़गे साहब ने क्या बोल दिया की सुरक्षा जो मोदी आर्म फोर्सेस पीएम मोदी को खड़गे साहब ने क्या बोल दिया? पीएम मोदी को खड़गे साहब को तो पता नहीं पूरी भारतीय जनता पार्टी ने। नहीं पूछ रहा था मैं, बस ऐसे ही पूछ रहा हूं। 80-82 साल मैं तो क्या कह ही नहीं रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं क्या क्या नहीं बोला। मैं तो खड़गे साहब कह रहा हूं। आप दलित वाला एंगल मत दीजिए। में भी छोटे हैं। और मैं रोहन सिंह जी, मेरा सीधा सवाल था, क्या बोल दिया था जो इतना हुआ? कैसे नहीं दे जो सच्चा, अरे क्या बोलते महाराज, जो सामने है उसको कैसे नकार देंगे? दलित का एंगल क्यों दे रहे हैं? तभी तो उनको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनको पागल। अच्छा, राहुल गांधी क्या है? अंदर हिम्मत होती भारतीय राहुल गांधी क्या है? वो भारतीय जनता पार्टी की सोच में काम। नहीं, मैं रोहन सिंह जी, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, फिर कहाँ चले जा रहे हैं? राहुल गांधी क्या है? कमजोरों के खिलाफ। राहुल गांधी क्या है? राहुल गांधी क्या है? वो भी राहुल गांधी इकलौता ऐसा शख्स है। नहीं, जाति गिनाते चलिए ना, जैसे खड़गे जी की जाति गिना दी आपने। जैसे रोहन सिंह जी, जैसे रोहन सिंह है, जैसे रोहन सिंह है, जैसे रोहन सिंह आदमी अकेला राहुल गांधी सिंह। नहीं, मैं अब कहाँ चले गए? जैसे मैंने बोला कि खड़गे साहब ने क्या कह दिया पीएम मोदी को, तो आप दलित बोल दिए। मैं राहुल गांधी का पूछ रहा हूं, राहुल गांधी क्या है? राहुल गांधी भारत के नागरिक है और क्या? नहीं, जैसे खड़गे जी को आपने दलित बोल दिया, वैसे राहुल गांधी क्या है? हाँ, खड़गे जी तो दलित। नहीं, आप मैं मान लिया मैंने राहुल गांधी का पता चलती है। राहुल गांधी का बताइए। रोहन जी नहीं, मैं राहुल गांधी का पूछ रहा हूँ। मैं राहुल गांधी का पूछ रहा हूँ। प्यार से घुमाई जाती है। मैं राहुल गांधी का पूछ रहा हूँ। आप राहुल गांधी की कास्ट पूछ रहे हैं, आपको भी तो मालूम था। हाँ, मैं राहुल गांधी का पूछ रहा हूँ, बताते चलिए ना। कि राहुल गांधी क्या है? राहुल गांधी क्या है आपको नहीं मालूम? राहुल गांधी नहीं मालूम। राहुल गांधी भारत के मुख्य विपक्षी मतलब विपक्षी दल के नेता है सदन के। लेकिन क्या है राहुल? नहीं, मैं समझ गया। खड़गे साहब सांसद नहीं है, वो दलित है। खड़गे साहब कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं है, वो दलित है। खड़गे साहब कांग्रेस के नेता नहीं होते। एक मिनट, बात सुनिए। रोहन सिंह समझिए, मैं समझाना चाह रहा हूं दर्शकों को कि किस तरीके से परोसा जाता है। एक मिनट, जब मैं राहुल गांधी को पूछ रहा हूं तो राहुल गांधी को बता रहे हैं वो सांसद है, वो एलओपी है, वो गांधी परिवार के बहुत होनहार, आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री बनने। गजब बातें कर रहे हैं आप रोहन सिंह जी। आप नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाने आए हैं या फिर कांग्रेस का पक्ष रखने आए हैं? आप ये क्लियर करते चलिए। राजनीति का आधार महात्मा गांधी, देखिए महात्मा गांधीवादी सोच होना चाहिए। गांधीवादी सोच देखिए, देश की पवित्रता, उद्देश्य वही पवित्रता तो मैं कह रहा हूं। गांधी जी का नाम लेकर
सियासी, एक मिनट रोहन सिंह, मैं छोड़ दीजिए रोहन सिंह मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूं। गांधी जी का परिवार कहां है किसी को पता है इस देश में, लेकिन हाँ नेहरू, इंदिरा, सोनिया, राहुल, राजीव, संजय सबको पता है, लेकिन गांधी जी का परिवार कहां है किसी को नहीं पता है इस देश में, और उससे कोई मतलब भी नहीं है आप लोगों को। बस गांधीवादी ये कहना चाह रहे हैं। हाँ यही कहना चाह रहा हूँ। सुनिए ना, अब ना आप मुझे न समझाइए। खड़गे जी दलित है, राहुल गांधी सांसद है, अपर्णा दीक्षित जी, अपर्णा नहीं अरे मुझे ना जानकारी दीजिए। जनता को वोटर्स को जनता को वो सत्ता में नहीं, वो सांसद नहीं है ना, वो विधानसभा में नहीं है ना, राज्यसभा में नहीं है ना, एमएलसी नहीं है ना, छोड़ दीजिए अब रहने दीजिए। कहां से बात कहां खींच के लेकर चले गए। अपर्णा दीक्षित पहले यूपी संभाल लीजिए, फिर अलग राज्यों की बात कीजिए। और अगर नैतिक शिक्षा का पाठ नहीं पढ़ा है आपने, तो रोहन सिंह जी आज पढ़ा रहे, नैतिक शिक्षा का पाठ भी ले लीजिए उनसे। अपर्णा जी आवाज आ रही है? आपकी आवाज बोलूं मैं? हाँ बताइए। पहले आप अपने प्रदेश को संभाल लीजिए, फिर पूरे देश में अलग अलग राज्यों की बात कीजिए। नमस्कार आप सभी को मेरा, और दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए उत्तर प्रदेश में आज अगर सब चंगा है, क्योंकि आज ना कर्फ्यू है ना दंगा है, और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने ये करके दिखाया है, और जनता ने उन्होंने संभल का उदाहरण दिया। आप कैसे कह सकती हैं संभल का उदाहरण दिया उन्होंने? संभल में कहाँ कर्फ्यू हुआ? संभल में तो 3 दिन पहले प्लानिंग करके रखी थी, ईंटों को छोटा छोटा तोड़ के अपनी छतों पर रखा गया था, और बाकायदा प्लानिंग की थी कि अगर वहां पर सर्वे टीम आएगी तो उस पर हम हमला करेंगे, बाकायदा प्लानिंग के तहत हुआ था। लेकिन पुलिस ने वहां तुरंत तत्काल व्यवस्था को संभाला। ये मुजफ्फरनगर के दंगों की तरह चाहते थे हो जाए, लेकिन वो नहीं हुआ। मुजफ्फरनगर दंगों में क्या क्या किसने साथ सबको पता है। एक पक्ष के लोगों को मुआवजा देने की बात हुई थी हाई कोर्ट के इंटरव्यू के बाद, फिर दूसरे पक्ष हिंदू पक्ष को देने नहीं, उसमें तो आज तक ये कहा जाता है विपक्ष की तरफ से अपर्णा जी कि आप ही के लोग तो थे तभी दंगा हो गया। अच्छा हमारे लोग थे तो दंगा हो गया। फिर ये एम्बुलेंस में 112 की जो एम्बुलेंस उस वक्त नई चलाई थी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, उसमें आजम खान जी क्या कर रहे थे? उसमें भर भर के क्या ले जा रहे थे? ये सभी को पता है, ये तो बाकायदा जांच रिपोर्ट में भी है। वहां पर एक तरफा मनोज राय जी तो नहीं मनोज राय जी अभी कह रहे हैं कि हम संवैधानिक दायरे में रहने वाले, हम संविधान को मानने वाले, उस हिसाब से कार्रवाई करते हैं, और आप लोग कह रहे हैं कि नहीं वो अलग ही तरीके से चल रहे थे। नाम का ढिंढोरा इसलिए पीटते हैं राहुल जी, क्योंकि इनके पास अब दलितों के वोट को आकर्षण करने के लिए आरक्षण के नाम का इस्तेमाल करते हैं और संविधान के नाम का इस्तेमाल करते हैं। उनको लगता है कि अब आखिरी हमारे पास उम्मीद नहीं उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं अपर्णा जी। उनका कहना है कि जब किसी अपराधी पर कार्रवाई करनी होती थी, माफिया पर कार्रवाई करनी होती तो हम लोग संविधान के दायरे में रहकर वो कार्रवाई करते थे। और आप बता रहे कि एम्बुलेंस में पता नहीं क्या क्या भर के लिए जाया जाता था उस वक्त। उत्तर प्रदेश ने देखा है कितने संवैधानिक कार्रवाइयां हुई है। तो उत्तर प्रदेश ने देखा है आतंकवादियों के केसों को वापस लेने की बात हुई है। उत्तर प्रदेश ने सारे मंचों से देखा है कि आदरणीय आजम खान जी ने किस प्रकार से दलितों का अपमान किया करते थे और बगल में खड़े अखिलेश यादव जी मुस्कुराते थे। ये तो इनका दोहरा चरित्र सामने सबको पता है कि ये वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। और रही बात माफिया की, ये कह रहे थे, देखिए थोड़े दिनों पहले ही जिनका नाम ले रहे थे उनको बाकायदा कोर्ट ने बरी किया है। अब रही बात ये कि आदरणीय अखिलेश यादव जी कोर्ट को भी नहीं मानते, वो ये कहते हैं हमारी सरकार आएगी तो हम आजम खान जी के सारे मुकदमे वापस ले लेंगे। उनको लगता है कि वो बहुत ही वैसे नेता हैं, उनके अपने लिए बयानबाजी करते हैं। वो कोर्ट को मानते होते तो हमारे जो प्रोफेसर साहब हैं समाजवादी पार्टी के, वो ये नहीं कह रहे होते कि हाई कोर्ट के जजों में और जो निचले स्तर के जज होते हैं, जिले स्तर के जज होते हैं, ये अपनी पोस्टिंग के लिए ये करते हैं। ठीक है मनोज राय जी आप तो कह रहे थे संवैधानिक दायरे वाली बात, वो तो इतिहास बता रहे हैं। देखिए डर कैसे बधा हुआ है। कह रही है कि ये लोग दलितों का वोट लेने के लिए आरक्षण की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। हम क्या पाकिस्तानी हैं? हम संविधान की बात नहीं करेंगे भारत के? हम पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेश से आए हैं, हम अमेरिका से आए हैं कि हम आरक्षण की बात नहीं करेंगे। इनको पता नहीं है समाजवादियों का नारा था
कि संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। महिलाओं के आरक्षण की बात उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, की बात क्यों कही? तो कौन तोड़वा रहा है? एक चीज अपर्णा जी, मनोज जी, ये बात एक मिनट अपर्णा दीक्षित, मनोज राय जी, ये वो मुजफ्फरनगर का दंगा नहीं, मुजफ्फरनगर का दंगा याद दिला रही थी कि वो अगर संवैधानिक दायरे में होते, नई एम्बुलेंस निकली थी, पता नहीं क्या क्या भर के ले जा रहे थे आजम खान, ये बातें कर रही थी वो। हाँ, ये वहां एलआईयू में पोस्टिंग थी इनकी, नहीं इनकी एलआईयू में पोस्टिंग थी। ये भारत सरकार एक मिनट अपर्णा दीक्षित मतलब क्या मतलब है? ये क्या मतलब है? ये कोई एलआईयू में थी ये? देखिए, आप तर्कपूर्ण बात करिए कि आप जब लोगों के घर बुलडोजर से गिरा रहे हैं, आपने सवाल मुझसे पूछा कि जो माफिया आ जाए वो थे कि नहीं थे, मैंने स्वीकार किया कि हाँ थे। हमने कानूनी कार्रवाई की, जो संविधान के दायरे में जो हमें दायित्व मिलता है उस पे हमने कार्रवाई किया। हाँ, तो फिर मैं अपर्णा दीक्षित, पीसीआर अपर्णा दीक्षित की आवाज को नीचे कीजिए, डाउन कीजिए। अपर्णा दीक्षित बीच में मत बोलिए। बेकरी गिरा दी, फैजाबाद में बेकरी गिरा दी, कोर्ट ने क्या कहा कि उनका कोई दोषी नहीं है अयोध्या में। तो अब कौन न्याय देगा उनको? अयोध्या में कौन न्याय देगा? तो इस तरीके का मनमानी काम करना, अपने तरीके से करना और उसकी बात कर रहे हैं। ये संविधान जो है वो हम लोग बचाने के लिए निकले हैं और संविधान को खत्म नहीं होने देंगे, ये आप मान के चलिए राहुल जी। और आपका भी सहयोग चाहिए इसमें कि संविधान बचा रहे, तभी हम सब सांस ले सकेंगे ठीक से। नहीं, अच्छी बात है, संविधान तो बचा रहना चाहिए। तो फिर वो क्यों कह रहे थे आतंकियों से केस वापस ले रहे थे और पता नहीं कहीं ले जा रहे थे, अयोध्या ही ले जा रहे थे, वहां से लौटते समय लू लगा, पता नहीं क्या हुआ, फिर कार्रवाई भी पुलिस वाले पर हो गई। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद अपना मुकदमा वापस लिया। तो वो तो आपकी सरकार में, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के ऊपर तरह तरह के मुकदमे थे। आपकी सरकार में हुआ था क्या वो? उन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए। नहीं, आपकी सरकार में। वो तो कहा जाता है राजनीतिक मेरे ऊपर आरोप नहीं, कौन सा राजनीतिक मुकदमे हैं? नहीं है, दंगा भड़काने के मुकदमे थे सर। अच्छा, मऊ में जब दंगा हो रहा था, मैं पूछ रहा था, मऊ में जब दंगा हो रहा था तो गोरखपुर से जाके दंगा किया गया था कि वो पहले से चल रहा था? और कौन खुली जीप में चल रहा था उस वक्त? फोटो भी, मतलब अभी भी वो चलता है वीडियो। जो मुकदमे वापस लिए गए हैं उसमें दंगे के भी मुकदमे थे। तो मैं तो मऊ का जिक्र कर रहा हूं ना। दीक्षित जी ने कहा, मैं तो मऊ दंगे का जिक्र कर रहा हूं मैं। 2012 से 17 में कहां मऊ में दंगा हुआ? नहीं, उससे पहले मुलायम सिंह यादव नहीं थे मुख्यमंत्री, थे। कितनी बार सपा की सरकार बनी? आप 12 से 17 की बात करना चाहते हैं? नहीं, एकदम मनोज जी, नहीं, 12 से 17 की बात किया अपर्णा दीक्षित जी ने। मैं तो राहुल जी, मैं तो 92 से समाजवादी पार्टी का मेंबर हूं जब गठन हुआ था। हाँ, पता है मनोज जी। आप तब से हमको लेके अब तक का सवाल पूछिए, लेकिन जब हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस सरकार की बात करेंगे मैं उसी सरकार का जवाब दूंगा। चलिए, अच्छी बात है। रोहन सिंह जी, 89 के बाद हैं नहीं आप लोग, लेकिन हाँ, पूरी कोशिश की जा रही है। सवाल यह है कि कैसे संभव होगा? आप ठीक है, मानिए कि बीजेपी कुछ नहीं करना चाहती है, कुछ नहीं ये करना चाहती है, आप उन्हें नैतिक जिम्मेदारियों का बोध भी कराइए, लेकिन वापसी नहीं हो पा रही है, न केंद्र में न राज्य में। राहुल जी, आपने बहुत अच्छी बात कही और मुझे लग रहा है आप चिंतित भी हैं कि कांग्रेस के और उत्तर प्रदेश में केंद्र में वापसी नहीं हो पा रही है, और एक ऐसी ऐसी फीलिंग भी आ रही है कि आप कांग्रेस के प्रति आपके मन में भावनाएं हैं। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं दोस्त, कि भारत की राजनीति में कांग्रेस उसका डीएनए है। भारत अगर एक सिस्टम है ना, तो कांग्रेस उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है।
भारत की व्यवस्था कांग्रेस चलाना जानती है, वो चलाई है जो और कांग्रेस के साथ ही भारत वहां से जो औरैया के जिलाधिकारी ने बनाया था वो वाला डीएनए। हिंदुस्तान जब आजाद हुआ तब से यहाँ तक का सफर जी कांग्रेस, सुनिए ना, ये सब तर्क तो बात को कहीं और मैं पूछ रहा हूँ बस, जो यही हकीकत है। नहीं रोहन सिंह जी, मैं पूछ रहा था बस। एम्स और IIT से लेके IIM, इसरो से लेके HAL तक सब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बना के दिया इस देश को। आज 12 साल पूरे हो गए नरेंद्र मोदी जी के। दोस्त, हकीकत ये है कि अभी हम आप बात करने लगेंगे ना, एक बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं बता सकते कि 12 साल में एक बड़ी यूनिवर्सिटी तैयार हुई इस देश में जिसने विश्व में रैंकिंग में अपना कुछ स्थान बनाया हो, या अभी शुरुआत करी हो, प्रॉमिसिंग भी दिखी हो कम से कम। ऐसी एक यूनिवर्सिटी नहीं बता सकते दोस्त, एक बड़ा अस्पताल ऐसा नहीं बता सकते। 12 साल हो गए हैं, देश में क्या बनाया क्या नहीं बनाया लोग पूछना भूल गए हैं, इसलिए नहीं बात होती है। ये जनता है जो भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रही थी, ये कुछ दिन पहले कांग्रेस को वोट कर रही थी। जब उसको हकीकत समझ में आ जाएगी वो वापस नहीं, ऐसा नहीं है, फांसी आनी है, ऐसा नहीं है, पास आएगी भी। हमने ऐसा नहीं है रोहन सिंह जी, समाजवादी पार्टी को बाकी विपक्षी दलों को करती है, पीछे तर्क है जिसके सहारे 10 साल नहीं, एक बात तो सुनते चलिए, तर्क है, बात तो सुनते चलिए, जिसके सहारे आप लोग सरकार में रहे 10 साल। ऐसा नहीं कि सारा वोट कांग्रेस को दे दिया गया, उसमें समाजवादी पार्टी भी है, अलग अलग राज्यों के क्षेत्रीय दल भी थे। सहारे में तो भारतीय जनता पार्टी भी 24 से सरकार में है। बात समझिए, 2009 का यूपीए, 2004 का यूपीए दो अलग चीजें थी। 2004 का यूपीए अटल बिहारी वाजपेयी जी के इंडिया साइनिंग को नारे को ध्वस्त करके आया था। सोनिया जी की विलक्षण प्रतिभा, राजनीतिक कौशल। देखिए अपर्णा दीक्षित जी, सीखिए आप लोग, नेता सब इकट्ठा हुए। अपर्णा दीक्षित जी सीखिए, सीखने की जरूरत है आप लोगों को। हो अल्लाह मचाने से नहीं होगा, बुलडोजर से, माफिया पर कार्रवाई से नहीं होने वाला। सीखिए कांग्रेस से। 2012-11 से भारत के खिलाफ, लेकिन रोहन जी लेकिन एक सवाल मेरा रह गया था, सवाल मेरा रह गया था कि खड़गे जी दलित है, खड़गे जी दलित है, राहुल गांधी सांसद है। अपर्णा दीक्षित छोटा सा कमेंट शो को खत्म कर रहे हैं। अपर्णा दीक्षित, बताती हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती थी तो मर्यादाओं का हनन नहीं हुआ करता था। बयानबाजियों से मर्यादाओं का और पदों का हनन, संवैधानिक पदों का हनन नहीं होता था। जब से ये लोग जब विपक्ष में आए हैं ये लोग, कांग्रेस के या फिर समाजवादी पार्टी के, मर्यादाओं को तार-तार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप लोग तय कीजिए वोटर्स के बीच। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि चर्चा इस बात पर हो रही थी कि योगी मॉडल हिट है। योगी की डिमांड तमाम राज्यों में जब चुनाव होता है तो लोग खुद डिमांड करते हैं, वहां की कारकार्डी डिमांड करती है कि योगी आए और जनसभा करे। ऐसे में भीड़ भी उमड़ती है। जब रिजल्ट भी आता है तो सबके सामने होता है। सवाल यह है कि लोग वहां भी चाहते हैं। कई बातों में चीजें निकल कर आई कि हमारे भी प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा हो, लेकिन विपक्ष कहता है ऐसा कुछ नहीं, पहले उत्तर प्रदेश संभाल लिया जाए फिर दूसरे राज्यों की बात करें। लेकिन जो आंकड़े हैं वो सबके सामने, दो टूक में इतना ही। सिर्फ एक क्लिक और एक छोटा सा लोन, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये एक क्लिक आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है? एक ऐसी कहानी जहां मदद के लिए मिला जवाब और एक खुशहाल परिवार बन गया डर, ब्लैकमेल और बर्बादी का शिकार। आखिर उस रात क्या हुआ? क्यों एक औरत को अपनी जान देने की नौबत आ गई? जानने के लिए नजर मत हटाइए, क्योंकि ये कहानी आपको अंदर तक हिला दी। कौन है वहां? हमारे नसीब में तो ये सीलन वाली दीवारें, ये गिरता प्लस्तर और ये अंधेरा है। मायके से यही सब सीख कर आई हो क्या? सास सिंगार और मोबाइल से फुर्सत मिलेगी तब तो घर पर ध्यान दोगी ना। मैंने आपके लिए एक और कम कर दिया, 97,000 में हार्ड डन करो। भाभी, भैया ने पैसे भिजवा दिए क्या? वो घर के छत का काम शुरू करवाना है ना। मुझे सब खत्म हो गया। आज कंपनी ने अचानक से आधे लोगों को काम से निकाल दिया। हेलो भाभी जी, प्रणाम। कमीने, इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकते हो तुम? ये वीडियो आगे जानने के लिए देखिए लोन ट्रैप, सिर्फ टुकटुकी पर। एक क्लिक की गलती एक परिवार की पूरी जिंदगी हिला सकती है
ऑनलाइन दुनिया जितनी आसान दिखती है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। इसीलिए याद रखिए, अनजान लोन ऐप मतलब बड़ा खतरा। और सबसे जरूरी बात, मुश्किल वक्त में छुपाना नहीं चाहिए, बल्कि अपने परिवार से बात करना सबसे बड़ी ताकत होती है। आखिर कहानी में आगे क्या हुआ, जानने के लिए देखें लोन ट्रैप, सिर्फ टुकटुकी पर। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।